वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज से आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और शॉर्ट आंसर्स भी कवर होंगे और इसके थ्रू आपको चैप्टर लर्न करने में भी मैं हेल्प करूँगी और साथ ही साथ याद भी करते जाएंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी जाए। तो साइंस के लिए बर्डन मत लीजिए, यहाँ पे लर्निंग भी होगी और साथ ही साथ उसके मतलब भी समझेंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सारे के सारे वीडियोस आप देख पाएँ। तो जल्दी से मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, तो माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सरवाइव करते हैं, राइट। कोई भी एनिमल्स जो ऐसे हैं जो सरवाइव कर रहे हैं अर्थ पे, तो वो ऑर्गेनिज्म हुए, राइट। तो ऑप्शन ए है डॉग, बी है मैंगो ट्री, सी है बैक्टीरिया एंड डी है ह्यूमन। अब इसमें माइक्रो का मीन मैंने आपको बताया था स्मॉल, राइट। तो आप प्लीज़ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए। सबसे छोटा कौन सा होगा कि डॉग, मैंगो ट्री या बैक्टीरिया या ह्यूमन। तो आंसर इज बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल सर्वाइवल्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते, यानी कि नॉर्मल अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो ऐसे नहीं दिखते। किसकी हेल्प से दिखते हैं? माइक्रोस्कोप। किससे? माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जो आपने जनरली लैब में, अपने बायोलॉजी लैब में या फिर फिजिक्स लैब में भी होती है, वहाँ देखी होगी। तो इसमें लेंसेस लगे होते हैं, उन लेंसेस की हेल्प से हम कोई भी चीज़ होती है उससे, उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, छोटे छोटे इस तरीके के प्रेजेंट है, तो हम उस मशीन में लेंस के थ्रू देख पाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द टाइनी ऑर्गेनिज्म। देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए है जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स में भी हेल्प मिलेगी। दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, मतलब आप ऐसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरियाज आर द माइक्रोस्कोपिक, यानी कि उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने में हेल्प करता है। मैं हिंदी में भी कन्वर्ट कर रही हूँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो वो हिंदी में भी समझ के और आंसर एमसीक्यूज अपने ऑप्ट कर सकते हैं। ए टेलीस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी पेरिस्कोप एंड डी स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे आंसर क्या लगाना है, हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है। यस इट इज अ माइक्रोस्कोप, राइट आंसर इज अ माइक्रोस्कोप। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक मशीन होती है जो लैब्स में होती है, लैब में होगी आपके, यहाँ पे जिसमें भी हमको जो भी ऑर्गेनिज्म देखना है, बैक्टीरिया है, तो उसका छोटा सा पार्ट, किसी चीज़ में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे रखते हैं और फिर इसके बीच में ना, इस एरिया में अंदर साइड पे लेंसेस लगे होते हैं, उन लेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं और वो चीज़ें, छोटी चीज़ें हमें साफ विजुअल होती हैं। सो अ माइक्रोस्कोप हेल्प इन ऑब्जर्विंग टाइनी ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू दी नेकेड आइज, मतलब जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। कर्ड मीन्स दही, राइट। सबके घर में होता है, बाहर से भी मंगा सकते हैं और कुछ लोग अपने घर में ही जमा के रखते हैं, उनको वही पसंद होता है। तो कर्ड, दही। दही कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, उनमें से दही में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एल्गी, डी प्रोटोजोआ, राइट। अब
कुछ लोग कहेंगे कि दही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, और वो तो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। नहीं, इसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जब बिल्कुल फ्रेश दही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल 1 और 2 डेज का, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। तो वो एक यूजफुल कंटेंट बनाते हैं, और इसमें यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं। सो राइट आंसर इज बैक्टीरिया। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मम्मा जो भी घर में आपके दही जमाते हैं ना, उससे ये प्रोसेस पूछिएगा कि कुछ मिल्क लेते हैं, उसको हल्का सा ल्यूक वार्म गर्म करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर पहले से जो दही होता है उसको ऐड करते हैं, और फिर नॉर्मल थोड़ा सा 2 या 3 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, तो ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने आउटसाइड वाला दही लिया है ना, उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, और जैसे ही उसको यहाँ मिल्क में, फ्रेश मिल्क में जो आपने ल्यूकवार्म किया हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो ग्रो करता है तो सारा का सारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन से बैक्टीरिया हैं? लैक्टोबैसिलस। अब आपको याद कैसे करना है? देखो भाई, जिनके घरों में ना छोटे बच्चे होंगे ना, उनको एक लैक्टोजेन करके पाउडर दिया जाता है, राइट। ये लैक्टोजेन छोटे बच्चों का पाउडर होता है। तो लैक्टोबैसिलस, बैसिलस इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो लैक्टोबैसिलस क्या याद करना है? लैक्टोबैसिलस किसको क्या बनाता है? मिल्क से दही, राइट। चलिए, दही तो जम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है? ए मलेरिया, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी डेंगू एंड डी पोलियो। ओके, तो जल्दी से ऑप्ट करिए। मलेरिया होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू या पोलियो। सो राइट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी, ठीक है। टीवी नहीं जो आप लोग देखते हैं, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉज बाय द बैक्टीरिया, राइट। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। आप बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मलेरिया तो मच्छर से होता है, लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि मलेरिया किससे होता है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है इस डिसीज में? आप अगर आपको शॉर्ट आंसर्स आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस में ऐसी डिसीज है जिसमें कि लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ओके। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ना आपके इन्फेक्शन कर देंगे, और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फीवर आता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्यूबरकुलोसिस, राइट। इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ओके। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया? आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कौन सा है जिससे कि मलेरिया होता है? अब यहाँ पे डिबेट ना हो जाए कि भाई मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो से होता है। यस, होता मॉस्किटो बाइट करने से है, लेकिन मॉस्किटो बाइट जो करता है ना, वो सिर्फ एक वैक्टर का काम करता है। वैक्टर मतलब एक तरीके का उसके ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ए वायरस, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया स्प्रेड करता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ एंड डी फंजाई। सो राइट आंसर इज अ यस, प्रोटोजोआ। देखिए, मैंने अभी बोला कि ये एक वैक्टर की तरह वर्क करता है। तो मॉस्किटो के जो एब्डोमेन होता है ना, मतलब जो पेट साइड होता है ना, पेट में उसके ना ये प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम याद कर लीजिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओके। बहुत इजी है, अगर आपको नहीं याद होता ना तो सिंपल वे है, अपने किसी फ्रेंड का नाम ले दो, नाम रख दो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और उसको दिन में 2 से 3 बार बुलाओगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। सो मलेरिया किससे होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो मॉस्किटो के अंदर ये प्रोटोजोआ उसके एब्डोमेन में यानी कि स्टमक में रहता है, और जैसे ही वो जो इन्फेक्टेड है मॉस्किटो, ठीक है। पहली बात तो देखो, मॉस्किटो में ना मेल कभी नहीं बाइट करता, राइट। ये भी बात समझ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज आपको जो बाइट करता है ना वो फीमेल होती है, जो खून सक करती है, खून चूसती है, वो कौन सी होती है? फीमेल, ठीक है। तो फीमेल एंडीज या एनाफिलीज।
ओके। तो यहाँ पे इसकी स्टमक में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एक प्रोटोजोआ है, वो यहाँ पे सरवाइव करता है। और जैसे ही वो स्टिंग करेगा तो ये आप इधर ऐसे ऐसे आप फ्लो में, ब्लड के फ्लो में या आपके स्किन में यानी कि ब्लड कैपलरीज में ये चला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अब ये पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज अ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या है, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, राइट। एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें कि ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है, और यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। तो फर्मेंटेशन में क्या बनता है, एल्कोहल, ओके, और CO2। क्या बनता है, एल्कोहल और CO2 गैस जो होती है वो निकलती है। तो यहाँ पे विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। तो अभी आप इजीली ऑप्ट कर सकते हैं, आंसर क्या होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट, ईस्ट जो है वो स्मॉलेस्ट फंजाई है, ओके। ईस्ट क्या है, एक मैं भी दिखाऊंगी आपको, ईस्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है, नॉर्मल बेकरी में या जनरली घर पे भी आजकल बहुत से लोग रखते हैं जो बेकिंग करते हैं, तो एक तरीके का पाउडर फॉर्म होता है। ये एक होता है फंगस, ठीक है, फंजाई होता है ये। प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन विच हेल्प्स ब्रेड राइज। ब्रेड राइज का मतलब नहीं है कि ब्रेड को उड़ाने में या उठाने में, नहीं। देखिए ये जो ब्रेड के वो डो बनाए गए हैं ना, ये डो में ही ये पाउडर मिक्स किया जाता है, ओके। पहले इसको पाउडर को एक्टिव किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिक्स करते हैं। और जब मिक्स करते हैं ना, तो जो थोड़ा सा डो होता है ना, वो अगर आपने इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छी हो गई है तो ये फूल के ना इसका डबल ट्रिपल हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। आप जैसे ब्रेड और केक वगैरह खाते हो ना, तो उसमें ऑलरेडी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रखी होती है जिससे कि वो फ्लपी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द बेकिंग ब्रेड, ओके। तो आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड। ए है बैक्टीरिया, बी है ईस्ट, सी है वायरस एंड डी है एल्गी। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना डायरेक्टली रिलेट हमेशा बैक्टीरिया से मत कर देना कि यहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछेंगे तो बैक्टीरिया ही होगा। कुछ बच्चे ना आँख मूंद के अगर बैक्टीरिया एक बार पढ़ ले तो बैक्टीरिया ही लगा देते हैं, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं। और इन बेकिंग ब्रेड, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फंजाई था, कौन सा, यस, ये स्मॉलेस्ट है, ये भी नेकेड आई से नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पे इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला गया है, ओके। सो राइट आंसर इज यीस्ट। Yeast helps in the fermentation and makes the bread soft and fluffy। देखो ये इस तरीके का पाउडर होता है, इसको पहले ल्यूकवार्म पानी में चीनी के साथ ना इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व करके ना आधे घंटे के लिए रख देते हैं, और उसी से फिर आप डो जब फ्लोर में मिलाते हैं आटे में तो ये इस तरीके का फ्लपी डो बन जाता है, ओके। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और एक फर्मेंटेशन प्रोसेस और भी होती है जिसमें कि आप जैसे आप डोसा खाते हैं या इडली खाते हैं ना, तो उनमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब समझिए पहले कम्युनिकेबल का मतलब, कम्युनी, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वाया फोन करते हैं, मिल के करते हैं, बातचीत करने की प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेबल मतलब जो आमने सामने डिसीज फैलती है या किसी के मिलने से फैलती है या किसी के कांटेक्ट में आने से फैलती है, वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन ए है डायबिटीज, बी है कैंसर, सी है कॉलेरा एंड डी है हाइपरटेंशन। तो इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए बताइए। मैंने कम्युनिकेबल को थोड़ा सा गंदा कर दिया था इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे चलिए आइए,
ए डायबिटीज मतलब शुगर, बी कैंसर, सी कॉलरा एंड डी हाइपरटेंशन। तो बताइए कम्युनिकेबल क्या है? क्या डायबिटीज जिसको शुगर है, अगर हम उससे मिल रहे हैं या वो हमारे सामने आके ब्रीदिंग कर रहा है या उसने छींक दिया है तो क्या शुगर फैलता है? नहीं, ये तो नहीं है। कैंसर क्या है कम्युनिकेबल? नहीं है। कॉलरा, यस, इज अ राइट आंसर। कॉलरा इज अ राइट आंसर। Communicable disease is spread from one person to another. Cholera is spread through the contaminated water. देखिए contaminated word क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, राइट? अब चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो। कॉलेरा किससे होता है? ये एक तरीके का विब्रियो कॉलरी, ये नाम है बैक्टीरिया का, उससे ये फैलता है। विब्रियो मतलब कॉमा शेप जो होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं, और कॉलरी इसका नाम है। तो कंटामिनेटेड जो वर्ड है ना, मतलब कंटामिनेटेड जिसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी हो, ठीक है। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड देखो फूड भी होता है, कंटामिनेटेड वाटर भी होता है, कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर भी होता है। कि अगर पानी है ना तो ये पानी प्योर होना चाहिए, तो ये कंटामिनेटेड नहीं है। बट अगर पानी में समहाउ बैक्टीरिया भी है, फंगस भी हैं और सारी चीज़ें भी हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? नॉट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन प्रॉपर रीड करिए। बहुत से बच्चे कहते हैं एज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन लगा दिया रेफ्रिजरेशन, नहीं, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो उसको प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को पहले, चाहे वो मैथ्स करिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट करिए, बट पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो विच इज़ अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेशन का मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी कि बचा के रखना, जिससे कि वो सड़े गले ना। आजकल यहाँ आप लोग ना फ्रोज़न फूड का भी कॉन्सेप्ट है, राइट? और जैसे होता है ना पिकल, अचार, तो ये सब कैसे रहते हैं काफ़ी दिन दिन तक? क्यों? क्योंकि इनमें प्रिजर्वेशन किया जाता है, ताकि ये फूड जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहे। तो ए प्रोसेस क्या है? रेफ्रिजरेशन, बी सॉल्टिंग, सी बॉइलिंग एंड डी कंटामिनेशन। तो देखो रेफ्रिजरेशन क्या है? यस, आपके घरों में जब खाना थोड़ा सा बच जाता है तो क्या करते हैं? फ्रिज में उठा के रख देते हैं। इससे क्या होता है? थोड़ा देर के लिए खाना या दूध वगैरह रहता है तो उसे बाहर अगर खुला छोड़ देंगे तो वो कंटामिनेटेड, यानी कि वो स्पॉइल हो जाता है, चाहे वो किसी में भी कन्वर्ट हो जाए। अब फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं। सॉल्टिंग, सॉल्टिंग किसमें? अभी मैंने पिकल का नाम लिया तो पिकल में यूज़ करते हैं सॉल्टिंग। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको बचाना है ना, प्रिजर्व करना है, तो उसमें बहुत सारा नमक डाल दो। अब ये प्लीज़ अपनी सब्जी और दाल के साथ मत करना कि जिसमें आपको ना उसको प्रिजर्व करना है तो आपने बहुत सारा नमक डाल के रख दिया कि हाँ ये भैया वो खाने लायक भी नहीं बचेगा। ओके, तो सॉल्टिंग जो प्रोसेस होती है वो पिकल वगैरह में यूज़ करते हैं। बॉइलिंग, कोई भी चीज़ है, जैसे मिल्क आया, राइट? तो मिल्क को मम्मा लोग बॉईल करते हैं ना, बॉईल करके क्यों रखते हैं? ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कंटामिनेशन। सो राइट आंसर इज कंटामिनेशन। अभी मैंने बताया कंटामिनेशन से क्या होता है? स्पॉइल्स फूड एंड इट इज़ नॉट अ प्रिजर्वेशन मेथड। देखो जैसे ये ब्रेड है ना, आप एक दिन बाहर अगर आपने फ्रिज में नहीं रखी है ना तो 1 से 2 दिन तो चल जाएगी, बट थोड़े टाइम बाद क्या होगा? यहाँ पे फंगस ये इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये इसको क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड फूड। ओके, तो ये क्या ये प्रिजर्वेशन का मेथड है? प्रिजर्व मतलब बचाने का, नहीं है ना? तो दिस इज द राइट आंसर, that is a contamination of food. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? राइट, पहले तो मतलब समझिए एंटीबायोटिक। देखो ये मैं मीन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बायोलॉजी देखो आपकी 10th क्लास तक अभी तक चल रही है, ओके और तब तक आपको करनी ही करनी है। सो प्लीज़ इनके मतलब समझ के चलिए, ताकि आपको जब भी ये टर्म्स आए ना तो माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए कि फाइनली वो पूछ क्या रहा है। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट, राइट? और बायोटिक्स मीन्स जो भी सर्वाइवल है, ठीक है? अगर जो भी सर्वाइवल है वहाँ पे अगर बैक्टीरिया है
तो बैक्टीरिया को ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना कि एक्स का रेसिप्रोकल क्या है भाई, 1/x, तो ये इसको काट देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको कट कर देता है। ऐसे ही या ऑपोजिट अगर कोई है, देखो बोलते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो इसका ऑपोजिट लेके आएंगे तो ये इसको किल कर देता है, तो दैट इज अ एंटीबायोटिक। ओके, सो ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी है पेनिसिलिन, सी है वैक्सीन एंड डी है विटामिन। ओके, इंसुलिन किस में यूज करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। इंसुलिन आपकी बॉडी में भी बनता है, ह्यूमन बॉडी में बनता है, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स से। और ये जो होता है, हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट जो भी शुगर वगैरह लेते हैं ना, उसको ये बैलेंस करता है। ओके, तो ये तो हमारा हमारी बॉडी में भी बनता है, और जब बॉडी में बनना बंद हो जाता है तब डायबिटीज़ होती है। फिर जब डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को, तो उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेनिसिलिन, और सी है वैक्सीन और डी है विटामिन। सो राइट आंसर इज बी पेनिसिलिन। Penicillin is a first antibiotic, which is first antibiotic that is discovered. It is an antibiotic used to kill harmful bacteria. अच्छा, जब भी आप फीवर या कुछ भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको अगर फीवर है तो क्या पैरासीटामोल के संग एंटीबायोटिक ज़रूर देता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, आपके जो भी आपको हार्म कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपको हार्म कर रहा है ना, तो उसका ऑपोजिट बॉडी भेजते हैं, जिससे कि वो जाके उसको किल कर देता है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड। तो होपफुली कि आपको ये ना वीडियो और इनके सारे टर्म्स क्लियर हो गए हों, जिससे कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, एमसीक्यूज, तो इनको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करूँगी। और इसके लिए थैंक यू सो मच जो आप वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। और कंपटीशन तब स्ट्रांग होता है जब सामने वाला भी तैयारी अच्छी करे। अकेले रेस में दौड़ने का मज़ा नहीं आता, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और साथ साथ तैयारी करते चलिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।